नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी की हर साजिश, हर हमले को नाकाम कर दिया है? क्या उनके नफरत फैलाने के पूरे जाल को मुस्लिम समुदाय ने फेल कर दिया है? क्या इस देश का बहुसंख्यक समुदाय अब नरेंद्र मोदी के झांसे में नहीं आ रहा है? और क्या इस देश को अपने बातों के जाल में, झूठे वायदों में, झूठी गारंटियों में फंसाकर नरेंद्र मोदी जो खेल करना चाहते हैं, उस खेल को राहुल गांधी का मैनिफेस्टो फेल कर दे रहा है? कमोबेश आज इसी पर आपसे बात करूंगा और शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी आज दिल्ली में एक सामाजिक न्याय से संबंधित कार्यशाला में जो सिविल सोसाइटी ने आयोजित किया था, उसमें हिस्सा लेने गए। वहां तमाम पिछड़ी जातियों के, अल्पसंख्यक जातियों के, दलित कम्युनिटी के, आदिवासी कम्युनिटी के लोग मौजूद थे। उन सब से वो बात कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि हमारा मैनिफेस्टो आपको कैसा लगा? मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। जनता की तरफ से, यानी जो लोग आए थे उन सब की तरफ से हजारों लोगों ने बड़े जोर शोर से जवाहर सभागार में जोर से कहा, क्रांतिकारी है। जब उन्होंने कहा क्रांतिकारी है, तो राहुल गांधी ने कहा, तभी नरेंद्र मोदी हिल गए हैं, नरेंद्र मोदी को पैनिक हो गया है। बिल्कुल, जब से कांग्रेस का न्याय पत्र यानी घोषणा पत्र आया है, उस दिन से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और सब लगातार पैनिक हो रहे हैं। जब वो हिल जाते हैं तो बौखलाए हुए बोलते हैं, और वही हुआ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। उनके नरेंद्र मोदी का कहना था, तो जानते हैं आप, अंधभक्त बगैर कुछ देखे सुनने वही बकने लगते हैं, वही बकने लगे। मैंने घोषणा पत्र के पेज नंबर 6-7 को, जिसमें सामाजिक न्याय का जिक्र है, जिसमें अल्पसंख्यकों का जिक्र है, उसको खोला, पढ़ा। पूरे उस क्लॉज में कहीं पर भी मुझे मुस्लिम शब्द ही नहीं दिखाई दिया, शब्द ही नहीं है। मैंने कहा ये मुस्लिम लीग का कैसे है? और मैंने गहराई से दोबारा पढ़ा तो वो घोषणा पत्र कहता है कि हम सामाजिक रूप से वंचितों, जो सामान्य वर्ग के बच्चे आते हैं, उनके लिए काम करेंगे। हम काम करेंगे उन पिछड़े लोगों के, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें मौके नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए करेंगे। हम करेंगे उन दलितों के लिए जो तमाम सामाजिक भेदभाव का शिकार है। हम करेंगे उनके लिए जिनके जल, जमीन, जंगल पर पूंजीपति कब्जा कर रहे हैं। हम करेंगे उन तमाम अल्पसंख्यकों के लिए जो पिछड़े हैं, जो परेशान हैं, जो तमाम तरह से संकटों से घिरे हुए हैं, और उन सब की मदद करेंगे जो जरूरत है, और फिर उन्हें सामाजिक तौर पर जोड़कर खड़ा करेंगे, बराबरी की रेखा पर लाकर खड़ा करेंगे। उनके लिए जनसंख्या कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, उनका आर्थिक सर्वे कराएंगे, उनकी समस्या को समझेंगे, और फिर उसका कैसे इलाज हो,
इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाएंगे। साहब, नरेंद्र मोदी को इसमें कहां मुस्लिम लीग दिख गया? तो फिर मुझे याद आया कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उसके पहले इस देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जो जो सरकारें राज्यों में चल रही थी, उन सरकारों में से 3 राज्यों में जो सरकारें थी वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जनसंघ की सरकारें थी। इससे आप समझ सकते हैं, उनके साथ मिलकर सरकारें निवाला होते थे, उनके साथ सब कुछ करते थे। इसलिए इन्हें मुस्लिम लीग याद आता है। बड़ा प्यार था इनमें। दोनों ने प्रस्ताव पारित किया था कि इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें हिंदुस्तान चाहिए। तो हुजूर, किसी और ने तो नहीं किया था, आप ही ने किया। देश आजाद हुआ, हमारे पूर्वज समझदार थे। 1951 का चुनाव था, पहला चुनाव इस देश में 51-52 में हुआ था। और उस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी जो अब है, उसके मात्र संगठन हिंदू महासभा और जनसंघ के मिलाकर कुल 7 प्रतिनिधि जीते थे। 7, सिर्फ 7। आज आप समझ सकते हैं जो ये बोलते हैं इनकी हैसियत क्या है, क्योंकि हमारे पूर्वज समझदार थे, उन्होंने सच देखा था। आज के हमारे लोग जब पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि इनकी समझ पर तरस आता है कि 70 साल में क्या हुआ। 70 साल में आप इस हैसियत पे खड़े हैं कि पूछ सकते हैं कि क्या हुआ। यह भी पूछने की हैसियत आपकी नहीं होती थी। आपके यहां कुछ नहीं था। जो दिया, जो बनाया, जो कुछ है, सब कांग्रेस का है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का है। कांग्रेस ने इस देश पे कुल 55 साल शासन किया और उस 55 साल में आपको वो सब दिया जो आपकी जरूरत थी। आपको अस्पताल दिए, आपको स्कूल दिए, आपको कॉलेज दिए, आपको यूनिवर्सिटी दी, आपको आईआईटी दी, आपको आईआईएम दिए, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, आपको टेक्नोलॉजी कॉलेज दिए, आपको शुगर इंस्टीट्यूट्स दिए, आपको लेदर इंस्टीट्यूट्स दिए, आपको एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट्स दिए, आपको जहाज दिए, आपको बस दी, आपको ट्रेन दी, आपको पानी के जहाज दिए, आपको तमाम वो चीजें दी जो आपकी जरूरत थी। आपको कार दी, आपको बाइक दी, आपको स्कूटर दी, आपको साइकिल दी। आपके घर में तमाम वो चीजें हैं जो उनकी दी हुई हैं। जिस मोबाइल से, जिस टीवी से आप देख रहे हैं, वो भी कांग्रेस ने दिया था, उसी 70 साल में दिया था। तो हमारे पूर्वज इतने समझदार। दूसरों ने क्या किया? दूसरों ने आके उन्हीं की बनाई कुर्सी पर बैठ के, उन्हीं के बनाए संविधान पे, उन्हीं के बनाए संस्थानों में बैठकर उनके खिलाफ झूठे प्रचार किए, झूठे विज्ञापन दिए, मनमानी बढ़ाकर किया। उन्होंने प्रचार नहीं किया, उन्होंने विज्ञापन नहीं दिया, उन्होंने और नहीं किया, उन्होंने काम किया। यह है अंतर। तो इसीलिए उन्हें राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से डर लगता है, इसलिए नरेंद्र मोदी हिल गए। और ये आज से नहीं है, यह क्रम लगातार चल रहा है। यदि आप याद करिए 1951 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, जो आज की फूलपुर सीट है, तब जौनपुर और इलाहाबाद ग्रामीण हुआ करती थी, उस सीट पर जब पंडित नेहरू चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतरा किसी पार्टी का। उस स्थिति में जनसंघ और हिंदू महासभा ने मिलकर के एक कथित संत के रूप में एक महात्मा को उतार दिया उनके खिलाफ। और जब वो प्रत्याशी के रूप में उतरा, तो पंडित नेहरू
वैसे तो सामान्य तौर पे कहते थे कि हम अपने यहां प्रचार करने नहीं जाते, लेकिन जनता की बड़ी डिमांड थी तो वो गए। तो उन्होंने एक ही चीज कही, उन्होंने कहा यदि आपको संसद में भजन कीर्तन करने वाला व्यक्ति चाहिए तो मेरे सामने बड़े उसमें विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हें जिताइए और उन्हें संसद भेजिए। यदि आपको संसद में सवाल करने वाला, आपके लिए तमाम सारी जरूरतों को पूरा करने वाला और संविधान कानून की समझ के साथ काम करने वाला प्रतिनिधि चाहिए तो मुझे जिता दीजिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि सिर्फ मुझे वोट दीजिए, उन्होंने कहा यदि ये चाहते हैं तो उसे वोट दीजिए, नहीं तो मुझे दीजिए। पंडित नेहरू इतने बड़े वोट से जीते कि जो रिकॉर्ड था। यह हमारे लोगों की समझ थी, हमारे देश के लोगों की समझ थी। आज कहीं कोई भगवा पहने चला आता है, कहीं कोई ड्रामा कर लेता है, कहीं कोई गवैया है, कहीं कोई नचनारा है, कहीं कोई है, उसको आप जिता के भेज रहे हैं। तो यानी हमारे पूर्वज इतने समझदार थे और उनके ये बच्चे जो हमारे जैसे हैं वो इतने मूर्ख निकले कि वो इनको जिता रहे हैं, किसी योग्य व्यक्ति को नहीं। कहीं वो चाय वाला, कहीं कोई वाला, कहीं फड़ी वाला, कहीं झाड़ू वाला, कहीं कोई वाला, इस तरह से करके जिता रहे। यदि ये काबिलियत है, नाचने वाले की जरूरत है, आपको गवैये की जरूरत है, इसकी जरूरत है, तो बिल्कुल जिताइए। लेकिन यह देश को योग्य शासक चाहिए तो योग्य व्यक्ति को जिताइए। उस व्यक्ति को लाइए जो आपके दर्द को समझे, आप उसका समाधान करना जानता हो, उसके अर्थशास्त्र को समझता हो और जो फाइलें पढ़ना जानता हो, नरेंद्र मोदी की तरह ये नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं, जो अफसरों के साथ में चर्चा कर सके कि क्या है, क्या आप हमें समझा रहे हैं। फैसला तो आप ही को करना होता है, वही करेंगे। दूसरा, नरेंद्र मोदी लगातार घिना रहे हैं। आज कह रहे थे कि कांग्रेस विरासत टैक्स लगाना चाहती है। मैंने खंगाला तो मैंने देखा कि विरासत टैक्स 1953 से स्टेट टैक्स के नाम से लगा करता था। राजीव गांधी की सरकार थी 1985 में, राजीव गांधी ने वह विरासत टैक्स जिसे स्टेट टैक्स कहते थे तब, उसे खत्म किया था। यानी राहुल गांधी के पिता ने उसे खत्म किया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो खत्म किया था वो तो लगाएगा नहीं। लेकिन 2019 में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जो भाजपा के पूर्व वित्त मंत्री, उनके बेटे जयंत सिन्हा ने भरी कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अमेरिका में 55% वेल्थ टैक्स लगता है, हम भी अपने यहां वह विरासत टैक्स लाने जा रहे हैं। और उसके बाद में बड़ी बड़ी खबरें छपी थी कि जल्द ही भारत में विरासत टैक्स लगने वाला है। जो 34 साल पहले खत्म हुआ था वो लगेगा। अब आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की बात हो रही हो तो आप इस खेल को समझ लीजिए। यानी नरेंद्र मोदी जो खुद करना चाहते हैं वो दूसरे के मुंह से डालकर ये करते हैं। सैम पित्रोदा ने यह बताया कि अमेरिका में लगता है और इस पर मंथन होना चाहिए कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। निश्चित रूप से अदानी, अंबानी जैसे ये तमाम सारे पूंजीपति हैं, इनके ऊपर यह टैक्स लगना चाहिए। इसलिए नरेंद्र मोदी को तकलीफ हो गई, आम आदमी के लिए नहीं। उनकी बात होती है। राहुल गांधी ने तो कभी कहा ही नहीं कि ये टैक्स लगाएं, वो तो उल्टा तमाम टैक्स को सही करके सही स्तर पर लाने की बात करते हैं। तो इससे समझ लीजिए, तो राहुल गांधी वही कहते हैं कि 16 लाख करोड़ रुपया जो पूंजीपतियों का माफ कर दिया है, हम वो करने की बजाय हम 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे।
इसके बाद में 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। हम 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ करेंगे और जिससे कि उनकी आत्महत्याएं रुके। हम पूरे देश में 20 वर्षों तक 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था करेंगे। हम करेंगे कि 3 साल तक भारतीय सेना का जो खर्चा उठाया जा सकता है उस 16 लाख को हम कैसे भारतीय सेना को मजबूत करने पे खर्च करेंगे। हम दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज को, वंचित समाज के युवाओं को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त कराने की बात करेंगे। हम बात करेंगे जो पैसा हिंदुस्तानियों के दर्द की दवा बन सकता था उसे अडानियों की हवा बनाने में खर्च कर दिया गया। आखिर क्यों? तो हम वो पैसा निकालेंगे और नरेंद्र मोदी को उस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेंगे जिसके कारण हमारे देश के लाखों लाख लोगों को मौत का सहारा लेना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। इसलिए डर लगता है, इसलिए लगता है, इसलिए राहुल गांधी का मैनिफेस्टो यानी न्याय पत्र उन्हें पैनिक दे देता है, उनको डरा देता है। तो यह स्थिति है। राहुल गांधी जो कहते हैं उसी तर्ज पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी बताते हैं कि हम मनरेगा की बात करते हैं कि वो हमने अधिकार दिया, हमने एजुकेशन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया, जिसके बूते इस देश की तमाम सरकारें जो कुछ कर पा रही हैं वो कर पा रही। हमने सूचना का अधिकार दिया जिसके बूते हमें ही बदनाम किया गया और हमने उसे खत्म नहीं किया। हमने कोई संस्था रीढ़ विहीन नहीं बनाई, हमने वास्तव में रीढ़ बनाई। नरेंद्र मोदी ने लोगों के मन में एक अविश्वास पैदा करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए कहा कि कांग्रेस आपका महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी। महिलाओं ने जो अपने बाजरे के उसमें और जाने कहां कहां पैसे छिपा के रखे हैं वहां से वो निकाल लेगी। जब वो ये कहते हैं तो मेरे एक मित्र ने कहा नरेंद्र मोदी को बहुत पता है कि पैसा, जेवर, मंगलसूत्र कहां रखे हैं माओ ने, क्योंकि अपने घर से वो निकाल के जो गए थे जिसके कारण उनके पिता को हृदयगत से मौत हो गई थी। शायद उन्हें वो याद आता है कि जो घर से वो निकाल ले गए थे जेवर वो कहां गए और पिता बेचारे दुनिया से चले गए। मां का मंगलसूत्र छिन गया, मंगलसूत्र की जरूरत खत्म हो गई। तो साहब, मंगलसूत्र की जरूरत नरेंद्र मोदी ने अपनी मां से खत्म कर दी। जब यह बात हो रही तो प्रियंका गांधी बड़े शालीनता से जवाब देती हैं, मंगलसूत्र की वो क्या बात करते हैं। मेरी दादी ने इस देश की सेना के लिए 5 नवंबर 1962 को उन्होंने अपने जेवर, अपना मंगलसूत्र सब इस देश को सौंप दिया था, इसके लिए दे दिया था। मेरी मां ने इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र न्यौछावर कर दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, दादी भी शहीद हुई, पिता भी शहीद हुए, देश के लिए हुए, देश के लिए अपना धन दिया, देश के लिए अपना घर दिया, देश के लिए अपनी संपत्ति दी, सब कुछ दिया जिस गांधी नेहरू परिवार ने। उसके बारे में ऐसी बात लज्जा भी नहीं आती। तब आता है कि मोतीलाल नेहरू जी ने जब स्वशासन प्रणाली लागू हुई, 1937 की पहली सरकार बनी डोमिनियन स्टेट में, तब अपनी सारी संपत्ति दिल्ली की दे दी थी जिससे कि वहां पर राजधानी बन सके। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनते ही अपनी सारी संपत्ति इस देश को दे दी थी। यहां लोग लेने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने अपना घर बनाने की नहीं सोची, सोनिया गांधी ने अपना कोई घर बनाने की नहीं सोची। यहां लोग जो कहते हैं मेरे परिवार नहीं, वो भी प्लाट लेते हैं, वो भी और दुकानें लेते हैं और न जाने क्या क्या लेते हैं।
इससे आप समझ सकते हैं। तो यह स्थिति होती है, तब समझ में आता है कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं। तो वो सारे सवाल जब खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो आज देश की स्थिति क्या आपने कर दी। आज आप नफरत की प्रयोगशाला चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन न मुस्लिम भड़क रहा है ना और कोई भड़क रहा है। आप उन्हें घुसपैठिया से लेके सब कुछ कह देते हैं, कुछ नहीं बोलता है। बस सबसे बड़ी समस्या यही है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की। क्योंकि आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा था कि भाजपा को, मोदी को अपने मूल एजेंडे पर वापस आना पड़ेगा, वही है हिंदुत्व के एजेंडे पर, वही कट्टर हिंदुत्व पर, तब हम जीतेंगे, नहीं तो हम हारते रहेंगे। और कर्नाटक हारे थे और तेलंगाना हारे थे, उधर हिमाचल हारे थे। इसलिए कट्टर पर आना पड़ेगा। और फिर से नरेंद्र मोदी अब उस पर उतर आए। जब उतर आए हैं तो उन्हें था कि प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन मुस्लिम समाज कुछ बोल ही नहीं कर रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी पीड़ा ये, और बहुसंख्यक हिंदू समाज आज मौन साधे हुए, उसको कहीं नहीं अच्छा लग रहा है कि आप हिंदू राज्य बनाएं या क्या बनाएं। मंदिर मंदिर वही लोग कर रहे हैं जिनके मन में नफरत है। शेष लोग बात कर रहे हैं, भाई हमें नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, हमें अच्छा स्वास्थ्य दे दो, शिक्षा दे दो, हमें अच्छे इंस्टीट्यूशंस दे दो, हमारे बच्चों को अच्छा जीवन दे दो। हमें नहीं चाहिए ये सब, हमें भीख भी नहीं चाहिए, हम मेहनत करके कमा के खा लेंगे, बस हमें ये दो। बस इसी से तो डर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में यही सब है, यही देने की बात। और मोदी फिर से नफरत, वही नफरत, वही झूठ, वही पुलवामा, वही सैनिक, वही वो, सबको तो बेचते, तो आज भी बेच रहे। अब फैसला आपका है कि आपको बिकना है या आपको सच के साथ खड़ा होना है, लड़ना है। फैसला आपका। जय